ऐड क्लास, रिमूव क्लास और टॉगल क्लास। क्लास से आप क्या समझ रहे हो? क्लास मतलब ऑब्जेक्ट वाला क्लास नहीं, CSS क्लास। ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास, ये 3 फंक्शन देखते हैं। क्लास का मतलब यहां पे है CSS क्लास। क्लास सेलेक्टर पढ़ा है ना? बोलो भाई, रिस्पॉन्ड तो करो। CSS क्लास पढ़ा है? तो कोई भी क्लास बनाने के लिए क्या लिखते हो? डॉट क्लास नेम और उसके अंदर CSS लिखते हो। तो किसी भी सेलेक्टेड, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट में CSS क्लास को ऐड करना है तो ऐड क्लास फंक्शन का यूज करते हो। अच्छा, क्लास ऐड होने का मतलब क्या है? कि वो वाला उस क्लास के अंदर CSS जो अप्लाई हुआ है, मतलब लिखा गया, वो अप्लाई हो जाएगा। हमने क्या बोला? हमने बोला किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट पे, सुन लो, किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट पे किसी CSS क्लास को ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड क्लास फंक्शन का यूज करते हो। CSS क्लास ऐड होने का मतलब क्या है? कि उस क्लास के अंदर जो भी CSS लिखा गया होगा वो अप्लाई हो जाएगा जिस पे भी ऐड करोगे। बोलो भाई। और रिमूव क्लास का मतलब किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट के, किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट से अप्लाइड क्लास को रिमूव करना है तो आप रिमूव क्लास का यूज करते हो। और टॉगल क्लास का, दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करेगा, मतलब क्लास ऐड होगा तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव होगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे फॉर्म कंट्रोल क्लास है, एक बटन पे क्लिक करने पे आप चाहते हो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स रेस्पॉन्सिव नहीं है और टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए कौन सा क्लास है? याद नहीं है? भूल गए? टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए कौन सा क्लास है? फॉर्म कंट्रोल। बटन पे क्लिक करने पे आप टेक्स्ट बॉक्स में फॉर्म कंट्रोल क्लास को ऐड करना चाहते हो, ऐड कर दोगे मतलब अप्लाइड हो जाएगा, मतलब टेक्स्ट बॉक्स रेस्पॉन्सिव हो जाएगा। अगर रिमूव करना है तो रिमूव हो जाएगा, रिमूव क्लास फंक्शन का यूज करोगे। ऐड है तो रिमूव करना है, रिमूव है तो ऐड करना है, तो उसके लिए टॉगल क्लास फंक्शन है। ठीक है, तो चलो इस फंक्शन का भी यूज देख लो। चलो लिखो कॉपी में, ऐड क्लास फंक्शन। ऐड क्लास फंक्शन is used to add CSS class to the selected HTML element, to the selected HTML element। HTML element का मतलब टैग। add class function is used to add class, used to add class ना, used to add CSS class to the selected HTML element। क्यों यूज करते हो? किसी भी selected HTML एलिमेंट में CSS क्लास को ऐड करना चाहते हो तो ऐड क्लास फंक्शन का यूज करते हो आप। ठीक है, चलिए सिंटैक्स क्या हो जाएगा भाई? तो डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट ऐड क्लास, ऐसे कैमल केस में लिखोगे और इसके अंदर कोई सिंबल यूज नहीं करोगे डॉट वाट, डायरेक्ट क्या कर दोगे? क्लास का नेम, जो भी क्लास आपको ऐड करना है उसका नाम लिखोगे। जैसे हमारा फॉर्म कंट्रोल क्लास है, हमारा BTN क्लास है, बूटस्ट्रैप में BG-danger क्लास है, BG-danger क्लास होता है ना बूटस्ट्रैप में। फॉर्म कंट्रोल क्लास है, फॉर्म-कंट्रोल क्लास है, और इसी को हमें टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करना है। एग्जाम्पल में मान लो कि CSS क्लास ये होता है, पता है ना आपको, तो इसी को हमें टेक्स्ट बॉक्स में ऐड करना है। मान लो हमारा कोई यहां पे टेक्स्ट बॉक्स बना है, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, केवल देखो नहीं समझते भी रहो कि हो क्या रहा है। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि एक बटन बना ले, बटन पे क्लिक करने पे ये दोनों क्लासेस इस पे ऐड कर देना है। ऐड करने का मतलब उसके अंदर का CSS अप्लाई हो जाएगा ना भाई साहब, बोलो। तो क्या करना पड़ेगा? हमने सिंटैक्स लिखवा दिया है, सिंपल इसी पे अप्लाई करना है आपको, काम हो जाएगा। हमें किस पे क्लास को ऐड करना है? 2 क्लासेस किस पे ऐड करने हैं? इनपुट पे। तो क्या सिंटैक्स क्या लिखा है भाई साहब?
डॉलर ऑफ सेलेक्टर, पहले आपको लिखवाया है कि किसी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट में कोई CSS क्लास ऐड करना है तो ऐड क्लास का यूज करते हो, सिंपल सा डेफिनेशन है। तो पहले सेलेक्टेड HTML एलिमेंट में ऐड करना है तो पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, तो सेलेक्ट कर लिया, उसी के बिहाफ पे हमने सिंटेक्स भी लिखा है। तो क्या करोगे, पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ऐड करना है, तो किसमें ऐड करना है, डॉलर ऑफ, बोलो भाई, इनपुट डॉट ऐड क्लास। कौन सा क्लास ऐड करना है, कौन सा क्लास ऐड करना है, हाँ, तो क्या डॉट यूज करोगे क्या, नहीं, एक एक करके ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो फॉर्म कंट्रोल। और कौन सा ऐड करना है, और कौन सा ऐड करना है भाई, BG हाइफन डेंजर ऐड करना है, तो BG हाइफन डेंजर यूज कर लिया। तो ऐसे क्लास को ऐड किया जा सकता है, ठीक। यही रिमूव करने के लिए रिमूव क्लास का यूज करोगे जी। हाँ, तो लिंक करोगे ना तभी तो क्लास मिलेगा, वो तो हाँ कर सकते हो। ये बूटस्ट्रैप अभी मैं अलग से CSS से डिफाइन करूंगा, तो यहाँ ये क्लासेस एक्सेस तभी कर पाओगे जब लाइब्रेरी आपको लिंक किया होगा, है ना, या तो खुद का क्लास बना लो। ये क्लासेस कब मिलेंगे, जब लाइब्रेरी आपने लिंक किया। ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल बताया आपको, आपको पता है कि इस नाम का क्लास होता है CSS, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। चलो एक पेज बना लो, तो चलो यूज कर लेते हैं। यहां पे एक एग्जांपल बना लेते हैं, डेमो 15.html। बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, बेसिक स्ट्रक्चर बना लो और लाइब्रेरी को लिंक कर लो। ठीक, हमने ऐसे डिविजन्स बना लिए, हमने कर लिया, एक की आईडी कर ली ऐसे ही सिंपल DB1 और DB1। अच्छा, ग्रुप सेलेक्टर यूज करने जानते हो ना, DB2 DB3 DB4, 4 डिवीजन बना लिया, ठीक। थोड़ा सा डिवीजन का स्टाइल ऐसे ही हम दे देते हैं, स्टाइल, ठीक, और डिवीजन का थोड़ा सा हाइट दे दिया, हाइट दे दिया 200 पिक्सल, विड्थ दे दिया 200 पिक्सल, और थोड़ा बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज कलर। पहले तो ये सिंपल सा ऐसा डिवीजन आ रहा है, फ्लोट लेफ्ट यूज कर लें, यस आया। थोड़ा सा चारों तरफ हमको मार्जिन देना है, तो मार्जिन दे लेते हैं, मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल चारों तरफ से, यस आ रहा है। हमें इस पे क्लास ऐड करना है, और एक क्लास बना लेते हैं A नाम का, और एक क्लास बना लेंगे B नाम का, ठीक है। हमें रोटेट करने के लिए क्लास कौन सा होता है, सॉरी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रांसफॉर्म। क्लॉकवाइज रोटेट करना है तो आपको पता है कि पॉजिटिव वैल्यू देते हो, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। हमें 360 डिग्री रोटेट करना है तो रोटेट ऑफ 360 डिग्री, और यही हमें स्लोली रोटेट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रांजिशन। हमने कर दिया ऑल 1 सेकेंड, ठीक। थोड़ा बैकग्राउंड कलर देना है तो बैकग्राउंड दे दो, ऑरेंज रेड कर दिया, ठीक। एक क्लास ये बनाया, और एक और क्लास बना लेते हैं, एक क्लास B बना लेते हैं, एक क्लास A और एक क्लास B। इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करना है, तो चलो हमने चेंज कर लिया।
हमने एक्वा कलर कर दिया। दो सिंपल सा हमने क्या किया है, क्लास बनाई है। अब इन्हीं दोनों क्लासेस को ऐड करना है। एक ए क्लास है, एक बी क्लास है, और इन डिविजन्स पे ही ऐड करना है। चार जो डिवीजन बनाए हैं उसी पे दो पे हमें ए क्लास ऐड करना है, दो पे बी क्लास ऐड करना है। पहले और दूसरे पे हमें पहले और तीसरे पे ए क्लास ऐड करना है, और दूसरे और चौथे पे बी क्लास ऐड करना है। तो ग्रुप सेलेक्टर का यूज कर सकते हैं ना, बोलो भाई। पहले वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है और तीसरे वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है, तो क्या लिखोगे? मैं पूछ रहा हूं कि जे क्वेरी में पहले और तीसरे वाले डिवीजन को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी DB1, DB2, DB3 और DB4 है। तो पहले और तीसरे को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं जे क्वेरी में पहले डिवीजन और तीसरे डिवीजन को सेलेक्ट करना है जिसकी आईडी क्या है, DB1 और DB3, दोनों को सेलेक्ट करना है। दोनों डिवीजन को तो क्या लिखना पड़ेगा? आईडी के लिए क्या यूज करते हो, हैश की डॉट, तो क्या लिखोगे? हाँ चलो भाई साहब, हम बटन बना लेते। 3 बटन बनाओ, तीनों फंक्शन एक ही में देख लेंगे। एक बटन बनाया, सुनो, बटन, और इसकी आईडी दे दिया BTN1, और इस पे हम देखेंगे ऐड क्लास फंक्शन। ऐड क्लास फंक्शन एक बनाया BTN2, इस पे हम पढ़ेंगे रिमूव क्लास फंक्शन, और एक बनाया BTN3, इसमें हम यूज करने वाले हैं टॉगल क्लास फंक्शन। ऐड क्लास, रिमूव क्लास, टॉगल क्लास। पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, और पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे हमें करना क्या है बता दो? मत सुनो, पहले क्या नोट कर रहे हो? अच्छा नोट कर ही लो तभी बताओ। पहले टास्क करने से पहले आप रिक्वायरमेंट को समझा करो कि हमें करना क्या है और कैसे करेंगे। पहले तुरंत कोड लिखना स्टार्ट मत कर दो, पहले समझा करो कि करना क्या है, कैसे करेंगे। एक एक स्टेप को फॉलो करोगे, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। कोई भी टास्क करना है, चाहे आपको प्रोजेक्ट का कर रहे हो, चाहे .NET में कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम के टास्क कर रहे हो, तो पहले एनालिसिस किया करो कैसे करेंगे, क्या क्या यूज होगा। ठीक है, तो हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे, सामने देखो, अब देखो सामने, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे DB1 और 3 में हमें ए क्लास को ऐड करना है। रिक्वायरमेंट समझा क्या करना है? समझ आया क्या करना है? क्या करना है? पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे DB1 और 3 पे क्लास ए को ऐड करना है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पढ़ा है। तो पहले तो हमें टास्क का परफॉर्म करना है, जब पहले वाले बटन पे क्लिक करें तो ये क्लियर हो गया कि पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा, पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है तो सभी लोग बोल दो क्या लिखेंगे? पहले तो लोड इवेंट बनाएंगे ना, सभी लोग रिपीट करें क्या? $ऑफ डॉक्यूमेंट, बोलो भाई, डॉट रेडी, और इसके अंदर हाँ फंक्शन बना लिया। अब क्या करना है? बटन बनाना है कि बटन का क्लिक इवेंट बनाना है? तो बटन का क्लिक इवेंट, हाँ तो ये बताओ कि पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाना है? नहीं, क्या लिखोगे? $ऑफ BTN1 आईडी है, पहले वाले को ही सिलेक्ट करना है, तो लिखोगे $ऑफ BTN1, BTN1, और क्या करना है? क्लिक इवेंट बनाना है, तो डॉट क्लिक ऑफ फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बना लिया। क्लिक करने तक का कोड आपने कर लिया। अब क्या करना है भाई साहब? अब मुझे इतना काम कर लिया कि पहले वाले बटन पे जो हमें काम करना था, बटन का क्लिक करने तक का काम हमने कर लिया। अब काम का क्या करना है? टास्क क्या करना है कि हमें क्लास ऐड करना है। कौन सा क्लास ऐड करना है? हमने डिफाइन किया है, ए क्लास ऐड करना है। किस पे ऐड करना है भाई साहब? किस पे ऐड करना है? DB1 पे ऐड करना है और DB3 पे ऐड करना है। क्या कोई ऐसा तरीका है जो दोनों को सेलेक्ट किया जा सके?
कौन सा सेलेक्टर? ग्रुप सेलेक्टर, कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो वो हमने बताया था कि सीएसएस के सारे सेलेक्टर से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बीटीएन क्या db1 की हैश db1 आईडी है ना, तो हैश db1 स्पेस की कॉमा, कॉमा ना, और किसको सेलेक्ट करना है? हैश db3 को। क्या करना है? सीएसएस क्लास ऐड करना है। कोई ऐसा फंक्शन है जो सीएसएस क्लास को ऐड कर दे? ऐड क्लास। तो हम क्या नाम है? ऐड क्लास। ऐसे कैमल केस में लिखना पड़ेगा कौन सा क्लास ऐड करना है। तो क्या डॉट ए लिखेंगे? नहीं, केवल क्लास का नेम लिखेंगे, ए लिख दिया। ठीक है, तो ये काम कब करेगा? जब पहले वाले बटन पे क्लिक करोगे। और इसी के साथ हमें एक क्लास और ऐड करना है, बी क्लास ऐड करना है। किस पे? किस पे? हमें 2 और 4 पे बी क्लास ऐड करना है। तो क्या 2 और 4 को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, बताओ भाई। तो क्या लिखेंगे? सभी लोग बोलो क्या लिखोगे? 2 और 4 को सेलेक्ट करना है, तो डॉलर ऑफ हैश db2 कॉमा हैश db4। बढ़िया। और क्या इसमें भी ऐड करना है एक क्लास? तो हैश यानी कि ऐड क्लास। और कौन सा क्लास ऐड करना है भाई साहब? तो क्लास का नेम पास करते हैं, पता है आपको, बी क्लास ऐड करना है। ये सारा काम कब होगा? कौन से बटन पे क्लिक करने पे? पहले वाले बटन पे। ठीक है, तो यही तो करना था। तो पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे आपने क्या किया है? ए और बी क्लास को 1, 3 और 2, 4 पे ऐड किया है। तो देखो क्यों ऐड नहीं हुआ? क्यों ऐड नहीं हुआ? इस वाले पे क्लिक करोगे तो ऐड होगा। तो यही तो करना था कि हमने क्लास ऐड किया, पहले ए वाले को क्लॉकवाइज रोटेट किया था, देखो पहले और तीसरे को, और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या हो रहा है? क्लास एक बार ऐड हो गया है, बार बार नहीं होगा, एक बार ऐड हो गया। रिमूव करने के लिए क्या कर लोगे? रिमूव क्लास। ठीक है ना, तो रिमूव करने के लिए अगर रिमूव क्लास होगा तो क्या होगा? ये सीएसएस हट जाएगा, ये जो केवल बॉर्डर रह जाएगा और सीएसएस जो बैकग्राउंड वगैरह है हट जाएगा। यही तो होगा, बोलो भाई। ठीक, तो हमें दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या करना है? फिर से बनाना पड़ेगा। क्या इसी के अंदर करें? ये बताओ, ये पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट है, बोलो भाई। दूसरे वाले बटन का क्लिक इवेंट कहां बनाओगे? हाँ, इसके बाहर बनाओगे। बताओ क्या लिख देंगे? डॉलर ऑफ कौन से बटन का क्लिक इवेंट बनाना है आपको? हैश btn2। और क्या करना है? क्लिक इवेंट बनाना है भाई साहब। तो क्लिक और बना दिया फंक्शन, एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन बना लिया। और यहां पे इसके बाद क्या टास्क परफॉर्म करना है? तो यही हमें करना है, जो क्लास एडेड है उसी को तो रिमूव करना है। बस यहां पे फंक्शन कौन सा यूज होगा रिमूव करने के लिए? रिमूव क्लास। ठीक, और यहां पे कौन सा फंक्शन? रिमूव क्लास फंक्शन। और तीसरे वाले बटन का काम क्या है? तीसरे टॉगल क्लास का काम क्या होता है? ये ध्यान रहे, ये हाँ, लोड इवेंट के अंदर ही आप क्लिक इवेंट बनाओगे। अब तीसरे वाले टॉगल क्लास का काम क्या है? ऐड है, दोनों के बीच टॉगल प्रोवाइड करना। अगर क्लास एडेड है तो रिमूव करेगा, रिमूव है तो ऐड करेगा। तो तीसरे वाले बटन का भी क्लिक इवेंट बना लो। अब हमने कर लिया हैश btn3 और डॉट क्लिक। ठीक, फंक्शन बना लिया और कर्ली ब्रैकेट। क्या करना है? टॉगल प्रोवाइड करना है। डॉट टॉगल। तो ये ऐड और रिमूव दोनों का काम करेगा भाई। ठीक, ठीक है, आ रहा हूं। चलो देखो, तो ये ऐड करने का भी काम कर रहा है और रिमूव करने का भी काम कर रहा है। चलो कर लो। अच्छा, एरे पे आपने टास्क वगैरह किया था जावास्क्रिप्ट में कि डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बाइंड करना, स्टेट सिटी बाइंड करना, स्टेट के चेंज होने पे सिटी बाइंड करना, ऐसा कुछ टास्क किया था? एरे पे आपने प्रैक्टिस किया था? चलो एरे के भी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज एरे?
होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? जावा स्क्रिप्ट में मैंने पूछा है, एरे इज द कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस एलिमेंट, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू का कलेक्शन होता है जावा स्क्रिप्ट में। जैसे पाइथन बैकग्राउंड से जो भी स्टूडेंट है लिस्ट पढ़ा होगा, कुछ वैसा ही यहाँ पे होता है। जैसे लिस्ट वहाँ पे था, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते थे, सेम वही कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट में एरे का, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि ये जावा स्क्रिप्ट स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि डायनेमिकली टाइप्ड? बताओ भाई। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसे लैंग्वेजेस जिसमें डेटा टाइप आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप खुद से लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप। स्टैटिकली या स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज क्या होता है? जैसे सी शार्प कैसी लैंग्वेज है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, उसमें आपने डेटा टाइप यूज करते हो ना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। और ये क्या है? ये जावा स्क्रिप्ट क्या है? डायनेमिकली टाइप्ड है, क्योंकि इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए खुद से डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन प्रोवाइडेड वैल्यू डेटा टाइप ऑटोमेटिक कंसीडर कर लिया जाता है। मतलब आपने a इक्वल लिख दिया, वैर इक्वल 10 लिख दिया, तो डेटा टाइप कैसा होगा? इंटीजर होगा, पता है। 10.5 लिख दिया तो आपको फ्लोट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइडेड वैल्यू के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप ऑटोमेटिक कंसीडर कर लिया जाता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज में। तो यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट में एरे है, इसमें एक ही एरे के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू को रखना पॉसिबल है। एक ही एरे के अंदर आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, बुलियन टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू सब रख सकते हो। बोलो भाई। तो एरे बनाने के लिए आपको पता है, चलो नए पेज पे आते हैं। डेमो हमने कर लिया 16.html और एक लाइब्रेरी लिंक कर लिया, ठीक। स्क्रिप्ट, ठीक। हमने लोड इवेंट बना लिया। क्या लिखेंगे? डॉलर ऑफ, बोल दो, डॉलर ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ऑफ फंक्शन। चलो एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए वैर कीवर्ड हमने ARR इक्वल कर लिया। एरे में हमने आइटम्स रख लिया। मतलब ये है कि यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर टाइप की भी वैल्यू हो सकती है, फ्लोट टाइप की भी वैल्यू हो सकती है, बुलियन टाइप की भी वैल्यू एक ही एरे के अंदर हो सकती है। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट में एरे है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन होता है ना। तो अच्छा, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और लास्ट आइटम किस इंडेक्स पे होता है? लेंथ -1, है ना। मतलब कि इसका लेंथ कितना है? बताओ भाई, इसका लेंथ कितना है? कितने आइटम्स हैं? तो लास्ट आइटम किस इंडेक्स पे होगा? मतलब बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा डेटा है तो 3 पे होगा, मतलब लेंथ -1 पे। तो चलो, अगर मैंने यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, अच्छा चलो मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज के नाम लिख दिया, HTML लिख दिया, CSS लिख दिया, जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, हमने लिख दिया JS और jQuery, JS jQuery, ऐसे बूटस्ट्रैप, ठीक। ये जो एरे का आइटम है, हम चाहते हैं कि इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है। हो सकता है? बोलो भाई, ऐसे टास्क किया है? हम चाहते हैं कि जो एरे का आइटम है, हम बटन पे क्लिक करने पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऑप्शन में बाइंड हो जाए। हमें डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ऐसे केसेस आपको आएंगे प्रोजेक्ट में। हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम बटन पे क्लिक करने पे हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट, एरे में जो आइटम्स है उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना चाहते हैं। मतलब हमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाए जिसमें एक ऑप्शन में क्या आ जाए? HTML, एक ऑप्शन में क्या आ जाए? CSS, एक ऑप्शन में क्या आ जाए? JS, एक ऑप्शन में क्या आ जाए? jQuery, और एक ऑप्शन में क्या आ जाए? बूटस्ट्रैप। तो बताओ भाई, एरे के आइटम को ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है।
तो हमें आपको पता है कि एरे के आइटम को एक्सेस करना है, तो एरे ऑफ इंडेक्स पास करते हो ना, बोलो भाई। अच्छा, लूप्स कितने पढ़े हो जावास्क्रिप्ट में? बहुत सारे लूप पढ़ा है आपने। जैसे फॉर लूप तो आपने सी में भी पढ़ा है, सी शार्प में भी पढ़ा है, सेम सेम कॉन्सेप्ट है। एक पढ़ा होगा फॉर ऑफ और फॉर इन लूप, दोनों में क्या डिफरेंस है बोलो? और फॉर ईच फंक्शन भी पढ़ा होगा, कुछ वैसे ही काम करता है। बताओ, फॉर ऑफ और फॉर इन लूप में डिफरेंस बता दो मुझे। फॉर ऑफ क्या करता है? आइटम रिटर्न करता है, और फॉर इन इंडेक्स रिटर्न करता है। आप फॉर ऑफ और फॉर इन लूप का यूज करते हो किसी भी दिए गए कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो फॉर ऑफ और फॉर इन लूप। मतलब हमारा ये रिक्वायरमेंट है कि एरे के आइटम को अलर्ट में मुझे दिखाना है, या तो आइटम को प्रिंट करना है एरे, अगर एचटीएमएल को प्रिंट करना है तो ये क्लियर है ना कि एरे ऑफ 0 पास करोगे, बोलो भाई। एरे ऑफ 0। हमें बूटस्ट्रैप को प्रिंट करना है तो क्या लिखोगे? मतलब एरे ऑफ इंडेक्स पास करते हो ना, बोलो भाई। HTML CSS JS jQuery बूटस्ट्रैप प्रिंट करना है तो एरे ऑफ इंडेक्स पास करते हो। लेकिन हम चाहते हैं, हमने लिखा फॉर और हमने लिखा एक वेरिएबल बना लिया var x ऑफ लिखा, और कलेक्शन हमारा क्या है? ARR पे, ये पढ़ा है ना। यहां पे क्या पास करते हैं? कलेक्शन, और ये है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल का नाम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, x में क्या आएगा बताओ? इसका लिखने का मतलब क्या है? पढ़ा होगा ना। तो x में क्या आएगा? पहले तो इसका मतलब लिखने का मतलब समझो, पढ़ा होगा। देखो सुनो, हमारा कोई यहां पे स्टेटमेंट है, ये पहले बता दो ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? इसका लिखने का मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूं कि ये दिया गया स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, कितने बार? हमने देखो इसका डेफिनेशन यही तो है कि आप किसी भी दिए गए स्टेटमेंट को दिए गए कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आप फॉर ऑफ या फॉर इन लूप का यूज कर सकते हो। मैंने क्या बोला? सुनो, मैंने क्या बोला कि इसके अंदर का दिया गया स्टेटमेंट कब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हो? एरे के हर एक एलिमेंट के लिए, जब तक कि हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक एग्जीक्यूट करना चाहते हो। तो आप दो लूप आपके पास हैं, या तो फॉर भी यूज कर सकते हो, वहां पे आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन देना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। फॉर ऑफ और फॉर इन लूप यूज करोगे तो इजी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऑफ है, हमने स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, पहले किसके लिए एग्जीक्यूट होगा? पहले किसके लिए एग्जीक्यूट होगा? कलेक्शन हमारा एरे है, एरे के पहले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। और एक्स में क्या आएगा? आइटम आएगा कि इंडेक्स आएगा? मैं ये पूछना चाहता हूं। ऑफ है, ऑफ है, यहां पे क्या है? ऑफ है तो आइटम आएगा, मतलब HTML आएगा, बोलो भाई। और इन होगा तो इस आइटम का इंडेक्स आएगा। ये क्लियर है ना पहले से? बोलो भाई। तो अगर यहां पे ऑफ है, ऑफ है, मैंने यहां पे अलर्ट ऑफ, मैंने लिखा अलर्ट ऑफ एक्स, क्या आएगा? पहले क्या आएगा? HTML के लिए। क्या ये HTML अलर्ट ऑफ एक्स HTML आया, क्या लूप टर्मिनेट हो जाएगा? नहीं। आपको पता है कि लूप कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? जब तक कि दिए गए कलेक्शन के हर एक एलिमेंट के लिए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा, लूप चलता रहेगा। मतलब HTML आया, फिर देखेगा क्या आइटम बचा है जिसके लिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बचा है ना, बोलो भाई। तो X में क्या आएगा? अब X में क्या आएगा? CSS अलर्ट ऑफ CSS आ जाएगा। फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि ऑफ है तो आइटम आएगा। अगर यही होगा इन तो क्या आएगा? मतलब इसका इंडेक्स आएगा, उस आइटम का इंडेक्स आएगा 0 1 2 3 4। ये क्लियर है ना? ये पहले से पढ़ा है। तो सुनो, हमने देखो अलर्ट ऑफ क्या किया? ऑफ है, अलर्ट ऑफ एक्स, एक्स में क्या आएगा? पहले HTML आएगा, फिर CSS आएगा, फिर JS आएगा, फिर jQuery आएगा, फिर बूटस्ट्रैप आएगा। चलो
रन कराया, ये डेटा हमारा आया। ठीक है, HTML, CSS, JS, jQuery, बूटस्ट्रैप। ठीक, ये तो ठीक है। अगर यही मैंने इन कर दिया, क्या आएगा? मैं पूछ रहा हूं क्या आएगा जी? हाँ, उस आइटम का इंडेक्स आएगा 0 1 2 3 4 आएगा। चलो भाई साहब, अच्छा इंडेक्स मिल गया तो आइटम को प्रिंट नहीं कर सकते हो? बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? अब आइटम को इस पे इंडेक्स आ रहा है 0 1 2 3 4 आ रहा है, तो आइटम को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एरे ऑफ इंडेक्स। मतलब यहां पे एरे का नाम क्या है आपका? ARR, और इंडेक्स किस पे आ रहा है? X पे आ रहा है। ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो। बोलो भाई, तो ये भी ठीक है। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये भी नहीं था। हमारा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि बटन पे क्लिक करने पे एरे के आइटम को ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड करना है। ऐसे कॉन्सेप्ट आप यूज करने वाले हो अपने .NET प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सुनो, अच्छा ये बताओ कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बने और ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ऑप्शन में HTML आ जाए, एक ऑप्शन में CSS आ जाए, एक ऑप्शन में JS और jQuery आ जाए, ऐसे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए पहले तो क्या बनाना पड़ेगा? सेलेक्ट टैग बनाना पड़ेगा ना। बोलो भाई, बोलो, सेलेक्ट टैग बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्या लिखना पड़ेगा? HTML, एरे का आइटम प्रिंट करना है। अच्छा ठीक है, हमें सेलेक्ट बनाना है तो सेलेक्ट की ओपनिंग और क्लोजिंग कितने बार होगी? एक ही बार ना, लेकिन ऑप्शन तो मल्टीपल होंगे। तो हम क्या करेंगे, सुनो, यहां पे एक टेम्पोररी वेरिएबल मैंने बना लिया, या सुनो, या तो हमने यहां पे क्या कर लिया, एक सेलेक्ट बना लिया। चलो इसी में बाइंड करना चाहते हैं, एक सेलेक्ट बनाया और इसी सेलेक्ट टैग के अंदर हम बाइंड करना चाहते हैं। ऊपर हमने सेलेक्ट टैग बना लिया। सुनो देखो, हम चाहते हैं कि एरे के आइटम को इसके ऑप्शंस में बाइंड करना है। हमें एक ऑप्शन में HTML, एक ऑप्शन में CSS, एक ऑप्शन में JS, एक ऑप्शन में jQuery, एक ऑप्शन में बूटस्ट्रैप। लेकिन देखना प्रॉब्लम क्या है, ध्यान देना। हमने आइटम चाहिए भाई साहब, हमें आइटम को प्रिंट करना है। तो आइटम को प्रिंट करना जानते हो ना, अगर ऑफ लगा देंगे तो क्या आएगा? डायरेक्ट डेटा आएगा ना, डेटा आएगा। और इस HTML, CSS, JS, jQuery को हमें कहां प्रिंट करना है? ऑप्शन के अंदर। और ऑप्शन कहां बाइंड करना है? सेलेक्ट के अंदर। बोलो, सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर HTML। अच्छा ये बताओ कि डायरेक्ट हम इसको सेलेक्ट करके बाइंड कर दें क्या? हमने सेलेक्ट को, देखना प्रॉब्लम क्या होगा। अभी मैंने सेलेक्ट, हमें डेटा जो बाइंड करना है सेलेक्ट के अंदर बाइंड करना है। सेलेक्ट के अंदर बाइंड करना है तो हमने सेलेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट को सेलेक्ट किया, डॉलर ऑफ, देखो प्रॉब्लम क्या होगा। मैंने सेलेक्ट को सेलेक्ट किया और इसके अंदर हमें HTML कंटेंट को बाइंड करना है। मतलब कि ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर HTML, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर CSS, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर JS, ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर jQuery और बूटस्ट्रैप। तो हम यहां पे टेक्स्ट यूज करेंगे कि HTML? हमारे कंटेंट में HTML कंटेंट भी है, तो HTML यूज करेंगे कि टेक्स्ट? HTML ना, तो HTML यूज कर लिया। चलो अब देखो, हमें ऑप्शंस बाइंड करना है, तो ऑप्शन के लिए हमने ऑप्शन टैग बना दिया। हमें ऑप्शन टैग, और ऑप्शन टैग डायरेक्ट हम लिख दें क्या कि X हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? बोलो, X में हमारा क्या आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं X में क्या आ रहा है? HTML आ रहा है, फिर CSS आ रहा है, फिर JS आ रहा है, फिर jQuery आ रहा है, फिर बूटस्ट्रैप आ रहा है। तो क्या सेलेक्ट टैग के अंदर डायरेक्ट HTML लिख देंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन टैग होना चाहिए और ऑप्शन टैग के अंदर आपका टेक्स्ट होना चाहिए। बोलो भाई, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम। चलो हमने ऑप्शन टैग भी बना लिया, हमने कर लिया ऑप्शन और ऑप्शन की क्लोजिंग, ठीक, और प्लस एक स्ट्रिंग हो गया। या आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी जानते हो, या तो ऐसे ही यूज कर लो, ऑप्शन और ऑप्शन की क्लोजिंग। और आपको पता है कि ये स्ट्रिंग हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, और इसमें आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डबल प्लस। मतलब ये एक स्ट्रिंग हो गया, बोलो भाई,
और ये एक स्ट्रिंग हो गया। बीच में वेरिएबल की वैल्यू किसको प्रिंट करना है, एक्स को। या तो एक तरीका ये है, बोलो, या तो एक तरीका, डबल कोट्स इधर लगा लो, तो एक तरीका या तो ये है, इधर वाला डिलीट कर लो, ये स्ट्रिंग ऐसे, या तो आप क्या कर सकते हो, बैकटिक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, ये भी है, या तो बैकटिक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन बैकटिक, बोलो, ऑप्शन टैग, ऑप्शन और ऑप्शन की क्लोजिंग। जब भी डेटा प्रिंट करना है, वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, तो क्या करते हो, डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट। तो डॉलर ऑफ दोनों तरीका है, आप वैसे कर लो या तो ऐसे कर लो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमने डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट यूज कर लिया। अब ध्यान देना इसमें प्रॉब्लम क्या है, डॉलर ऑफ करली ब्रैकेट और एक्स, इसका मुझे आउटपुट बताओ क्या आएगा, ध्यान देना। क्या होगा, बार बार पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। पता है कैसे, देखो इस कोड को समझिए। आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी हुआ, देखो सामने, और आउटपुट बताना है आपको। एरे बना, वेर एक्स में पहले क्या आएगा बता दो, HTML आएगा। सेलेक्ट आपने बनाया था ना ऊपर, सेलेक्ट टैग सेलेक्ट हुआ, डॉट HTML, सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन एक बनेगा, और एक्स में क्या आया है, बोलो भाई, HTML आया है, और ये बाइंड हो जाएगा। लेकिन लूप टर्मिनेट होगा क्या, बोलो भाई, लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारे एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, लूप नहीं चल जाता है। तो अभी सेलेक्ट में क्या है, एक ऑप्शन है, बोलो, अब किसके लिए, CSS के लिए चलेगा। तो सेलेक्ट फिर से सेलेक्ट हुआ, और HTML कंटेंट, देखो HTML अगर टेक्स्ट यूज कर दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा ना, इसलिए HTML यूज किया है। तो पुराना एक ऑप्शन था, अब ये पुराना वाला वैल्यू रिप्लेस होके क्या हो जाएगा, CSS आ जाएगा, पुरानी वैल्यू हट जाएगी, पूरा HTML, उसके अंदर का HTML कंटेंट चेंज हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, CSS, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, लेकिन आएगा क्या, लास्ट में क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, केवल बूटस्ट्रैप वाला आएगा, पुरानी सारी वैल्यू नहीं आएगी, पुरानी वैल्यू नई वैल्यू से रिप्लेस होता जाएगा, क्योंकि पूरा HTML कंटेंट चेंज कर रहे हो ना, बोलो भाई। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, हमने एरे में डेटा को बाइंड किया है, देखिए क्या आया, बूटस्ट्रैप। चाहिए क्या था, पूरा चाहिए था। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा, इसके लिए एक तरीका है कि आप बना लीजिए ऊपर एक टेम्पररी वेरिएबल, वेर एक्स इक्वल इम्पटी, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक, और इसी में बाइंड करते जाओ। तो सुनो, हमने इसको यहां पे एक्स इक्वल या प्लस इक्वल, पुरानी वैल्यू में ऐड करना है तो प्लस इक्वल या एक्स इक्वल एक्स प्लस कर सकते हो ना, बोलो भाई, या तो ऐसे लिखो, और या तो इसको शॉर्ट हैंड में कैसे लिखते थे, प्लस इक्वल लिखते थे ना। क्या बाइंड करना है, पुराने एक्स में अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, अभी एक्स की वैल्यू क्या है, खाली है भाई साहब। देखो एक्स में अभी जब लूप चलना स्टार्ट हुआ था तो एक्स में क्या है, इम्पटी है, कुछ भी नहीं है। अब जब लूप चलना स्टार्ट होगा तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, पहले बोलो तो समझो और बताओ, क्या आएगा, HTML आएगा ना। तो एक्स में पहले क्या था, कुछ भी नहीं था, खाली था, क्या आया, HTML। किस में बाइंड करना है, डायरेक्ट बाइंड करना है कि ऑप्शन टैग के अंदर बाइंड करना है, ऑप्शन टैग के अंदर बाइंड करना है ना, तो बैकटिक वाला रूल यूज कर सकते हैं, बोलो भाई, ऑप्शन बनाना है, ऑप्शन, और ऑप्शन की क्लोजिंग, क्लोजिंग कर लिया। हमारा डेटा किस पे आ रहा है, बोलो भाई, हमारा डेटा किस पे आ रहा है, एक्स पे। इस लाइन को समझ लो, अब ध्यान दो, पहले ये क्या है, इसका लिखने का मतलब यही तो है, एक्स इक्वल एक्स प्लस ये वैल्यू, इसको इसी को हमने शॉर्ट हैंड में ऐसा लिखा है, बोलो भाई, देखो सामने सभी लोग समझेंगे। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, प्लस ये वैल्यू, बोलो भाई। तो
ये आपका इनिशियलाइज हुआ, ये आपका इनिशियलाइज हुआ, फिर x में फर्स्ट टाइम क्या आएगा, पहले किसके लिए लूप चलेगा, HTML के लिए। तो अब इस लाइन पे जब लूप चलेगा तो इस लाइन पे आओगे ना, तो x इक्वल x की पुरानी वैल्यू क्या थी, इम्पटी स्ट्रिंग। मतलब इम्पटी स्ट्रिंग में क्या ऐड करना है, एक ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर क्या आया था, बताओ भाई, एक ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर क्या आया था, HTML। मतलब ये क्या करेगा, इसमें ऐड करके किसमें असाइन कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन और ऑप्शन के अंदर क्या, HTML और ऑप्शन की क्लोजिंग होगा ना, क्या लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये पुरानी वैल्यू ऐड होके किसमें असाइन हो रहा है, मतलब x की करंट वैल्यू क्या है, अभी x की करंट वैल्यू क्या है, ऑप्शन, और ऑप्शन में क्या है, HTML। लूप टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, CSS के लिए। तो x की पुरानी वैल्यू क्या है, यही तो है कि पुरानी वैल्यू में नई वैल्यू ऐड करना। तो x की पुरानी वैल्यू क्या थी, ऑप्शन, एक ऑप्शन के अंदर एक HTML, और क्या ऐड होगा, अभी क्या आया है, समझने की कोशिश करो, केवल देखो नहीं, दिमाग सुनो और चलाओ। x की पुरानी वैल्यू क्या थी, एक ऑप्शन और उसमें HTML। अब किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, CSS के लिए। आपने लिखा क्या है, x इक्वल एक्स प्लस, मतलब x प्लस x की पुरानी वैल्यू, एक ऑप्शन और एक HTML, इसमें क्या ऐड होगा, नया वैल्यू, क्या, ऑप्शन, और x में क्या आया है, CSS आया है। अब और दोनों ऐड होके फिर से किस में असाइन हो जाएगा, x में। x की करंट वैल्यू क्या है, HTML और CSS, दो ऑप्शन टैग के अंदर। बोलो लूप टर्मिनेट होगा क्या, नहीं। x की करंट वैल्यू क्या है, x के अंदर क्या है, दो ऑप्शन, HTML और CSS, और फिर किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, JS के लिए। x इक्वल एक्स प्लस नई वैल्यू, तो पुरानी x की वैल्यू क्या थी, दो ऑप्शन है, HTML और CSS, तीसरा ऐड होगा क्या, JS। फिर ऐसे कब तक, बूटस्ट्रैप तक। अगर इसको अच्छे से समझना है तो देख लो एक बार कैसे ऐड हो रहा है, इसी को अलर्ट करा के देख लो। हमने अलर्ट ऑफ लूप के अंदर ही अलर्ट ऑफ x किया, ठीक। अच्छा, ऊपर अलर्ट करते हैं, आउटपुट पहली बार लूप चलेगा तो बताओ, x को नहीं, हाँ x को। तो x के आउटपुट पहले क्या आएगा, पहले आएगा इम्पटी स्ट्रिंग की एक ऑप्शन आएगा। मैं पूछ रहा हूं कि जब लूप चलना स्टार्ट होगा तो x की वैल्यू क्या है, इम्पटी, तो पहले अलर्ट में क्या आएगा, इम्पटी, फिर क्या आएगा, HTML, किसके, ऑप्शन के साथ आएगा ना। करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, x का एक HTML के साथ ऑप्शन, फिर उसी में ऐड होगा नया ऑप्शन। देखो रन कराया, HTML, फिर CSS, JS, jQuery, बोलो भाई, आया ना। और इसमें अभी बाइंड नहीं हुआ है, बाइंड करना है ना। तो ये अगर इसको आपने यहां पे देखा, सॉरी कहाँ, ये सेव नहीं किया था क्या, अलर्ट ऑफ, इसको प्रिंट किया है यहां पे, फॉर, यहां पे अलर्ट कर लो, हमने कर लिया अलर्ट ऑफ x, यहां पे ऐड हो रहा है ना, तो यहां पे हमने अलर्ट कराया। अब देखो सेव किया और रन कराया, सेव नहीं किया था, तो एक आया, एक ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन टैग की क्लोजिंग ये कहां से आए, इसको भी कहीं प्रिंट कराया क्या, चलो ठीक है। फिर उसके बाद CSS, फिर उसके बाद JS, फिर उसके बाद ये वाला कहीं प्रिंट किया है, फिर jQuery, बूटस्ट्रैप, ऐसे आ रहा है। हमने x इक्वल एक्स प्लस, अच्छा x यहां पे भी यूज किया, x यहां पे भी यूज किया है ना। तो इसको क्या कर लें, कोई और वेरिएबल कर लो, क्या कर लिया, RES, और यहां कर लिया RES, ठीक। वेरिएबल हमने देखो यहां पे भी x लिया है, यहां पे भी x लिया है, तो इससे दिक्कत हो रहा है। चलो, तो हमने, और यहां पे किसको अलर्ट कराएंगे, RES को। तो देखो एक एक डेटा आपका प्रिंट होके आया, मैंने एक इसको रन कराया, पहले एक आएगा HTML, ठीक, फिर क्या आएगा, इसी में बाइंड होगा HTML, और एक ऑप्शन और बाइंड होगा क्या, CSS। RES की करंट वैल्यू ये हो जाएगी, फिर एक ऐड होगा RES की करंट वैल्यू JS, फिर एक ऐड होगा, एक एक करके ऐड होगा,
इसको कहाँ ऐड करना है बता दो। ये सारे कहाँ ऐड करने हैं, सेलेक्ट के अंदर ना, सेलेक्ट के अंदर ऐड करना है तो सेलेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, बोलो भाई। तो हमने डॉलर ऑफ क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा डॉट टेक्स्ट करें क्या, देखो अगर टेक्स्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी टैग हैं अगर बाहर लूप के अंदर प्रिंट कराए हो और बाहर प्रिंट कराओगे तो कंप्लीट मिलेगा। देखो RES पहले अलर्ट आएगा और फिर उसके बाद देखना प्रॉब्लम। हमने रन कराया, देखो रन कराया तो पूरा आपका ऑप्शन टैग मिल तो गया है, लेकिन उसके अंदर है क्या, टैग है और टेक्स्ट है। इसी को देखो दिक्कत, दिक्कत देखो इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। किसमें बाइंड करना है, सेलेक्ट और टेक्स्ट, RES को बाइंड करना। तो इसको हटा देते हैं, डॉलर ऑफ सेलेक्ट बनाया है ऊपर, सेलेक्ट टैग, हाँ सेलेक्ट टैग बनाया, इसी में बाइंड करना है। तो HTML कंटेंट यूज कर लेते हैं। तो क्या कर लें यहाँ पे HTML, क्योंकि सेलेक्ट के अंदर वो टैग लिख नहीं पा रहा है, तो आपने ऐसे किया और रन कराया, देखो तो ये आपका डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट आया। तो ऑप्शंस एरे के आइटम को आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में बाइंड किया है। अगर यही आपका इन होता तो क्या करना पड़ता, यहां पे अगर मैंने इन कर दिया तो अब बताओ अब क्या आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, अब क्या आएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट में, 0 1 2 3 4, हमें आइटम प्रिंट करना है। तो क्या करोगे, यहां पे चेंज करना पड़ेगा भाई सब थोड़ा सा, एरे ऑफ, एरे का नाम क्या है एरे ARR, और ऑफ एक्स में क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। तो एक्स बोलो, बोलो भाई एक्स में क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 यही तो आ रहा है, तो ऐसे करना पड़ेगा। अगर इन होगा तो इंडेक्स आएगा, ऑफ होगा तो आइटम आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।